नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको चतुर्श्रेणी की क्लासेज वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, इससे पहले मैंने आपको साइंस के कुछ टॉपिक है वो करवाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप वो क्लासेस देखिए साथियों। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा साथियों। अपन है वो चतुर्श्रेणी के लिए साइंस के पोर्शन को है वो तैयार कर रहे थे साथियों, जिसमें कुछ टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा चुका था साथियों। यानी हम शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों की बात कर रहे थे साथियों, जिसमें अपन ने कल एक तंत्र के बारे में चर्चा की थी। आज अपन एक नए तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, वो होगा तंत्र साथियों जनन तंत्र के ऊपर। आज अपन चर्चा करेंगे साथियों कि जनन तंत्र है वो मानव में किस प्रकार पाया जाता है, किस प्रकार वो जनन की क्रिया होती है, सभी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साथियों जनन है वो पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। लेकिन साथियों पादपों में जो जनन की क्रिया है इतनी जटिल नहीं पाई जाती जितनी है जंतुओं में पाई जाती है। क्योंकि साथियों जंतुओं में सामान्यतः कायिक जनन यानी शरीर के किसी पार्ट से नए नए पादप का निर्माण हो जाता है, इसलिए उसमें कायिक जनन अलैंगिक जनन जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं, तो उनमें जटिल क्रिया नहीं होती है। जबकि मानव में एक जनन तंत्र की जटिल क्रिया होती है साथियों, जिसमें कई प्रोसेस के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि जनन के किसे कहते हैं। अपन बात कर रहे हैं मानव में जनन की। साथियों अपन जंतुओं में जनन की बात कर रहे हैं या मानव में जनन की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं सजीवों द्वारा सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया की जाती है। जनन की क्रिया की जाती है। या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। या इसको ऐसे भी कहते हैं कि सजीवों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहा जाता है साथियों। यदि कोई सजीव है तो सजीव अपने जाति का या अपने खुद का अपने आने वाली संततियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है, या जो संतान उत्पन्न करता है साथियों, तो उस संतान उत्पन्न करने की क्रिया को साथियों जनन कहा जाता है साथियों। तो इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी जीव है वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाने के लिए नए संतान की उत्पत्ति करता है तो वो जनन कहलाता है। ये बेसिक सी जानकारी या बेसिक सी परिभाषा है जनन की। जैसे सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया की जाती है। सजीवों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना या नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है साथियों। ये तो बेसिकली एक जनन की परिभाषा होगी साथियों। अब साथियों आपने पढ़ा होगा कि जो जंतुओं में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब जनन है वो जंतुओं में
सजीवों में दो प्रकार का जंतुओं में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का जनन पाया जाता है ना। इसमें जंतुओं या सजीवों में दो प्रकार का जनन कौन सा पाया जाता है साथियों? एक तो होता है साथियों लैंगिक जनन और दूसरा होता है साथियों अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। ये दो प्रकार के जनन है वो सभी जीवों में पाए जाते हैं साथियों। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या होता है साथियों, अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। तो साथियों लैंगिक जनन में जंतुओं में नर एवं मादा में जननांग पाए जाते हैं साथियों, है ना। नर एवं मादा में नर जननांग पाए जाते हैं और मादा में मादा जननांग पाए जाते हैं। इन जननांगों के द्वारा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं साथियों, और ये युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं साथियों। नर जनन तंत्र द्वारा इन क्या होता है साथियों कि नर के द्वारा नर युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। नर युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं और नर युग्मक क्या होता है साथियों? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु है वो उत्पन्न किए जाते हैं, अंडाणु। तो नर द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु है वो उत्पन्न किए जाते हैं, और ये मिलकर साथियों इनमें क्या होता है, इनके संलयन से क्या होता है, इनके शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है साथियों? निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद में साथियों ये दोनों मिलकर बनाते हैं साथियों युग्मनज। क्या बनाते हैं? दोनों प्रकार के युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं साथियों, और ये युग्मनज बाद में जाकर साथियों भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ये युग्मनज है वो भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है अंतिम रूप से, और इसके बाद में ये है वो एक शिशु को जन्म देता है। भ्रूण है वो बाद में कई प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं और विकसित होकर ये एक विकसित शिशु को जन्म देता है। कौन? भ्रूण। तो साथियों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन में साथियों नर युग्मक और मादा युग्मक है वो दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज के निर्माण के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है साथियों। तो यह है सामान्य तरीके से कि किस प्रकार है वो युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं, और ये युग्मनज विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के द्वारा एक विकसित शिशु में परिवर्तित हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार है वो एक लैंगिक जनन में इस प्रकार की ये क्रिया पाई जाती है। अब बात करते हैं नर में पाए जाने वाले लैंगिक अंग। नर में कौन कौन से लैंगिक अंग पाए जाते हैं साथियों? तो लैंगिक अंगों की बात कर लेते हैं। इसमें नर में लैंगिक अंग लैंगिक जननांग। तो साथियों इसमें लैंगिक जननांग कौन कौन से होते हैं? तो साथियों इसमें एक तो होता है प्राथमिक जननांग, और दूसरा होता है साथियों इसमें सहायक जननांग। एक तो इसमें होता है साथियों प्राथमिक जननांग और एक होता है साथियों इसमें सहायक जननांग। तो साथियों प्राथमिक जननांग तो होता है नर में वर्ण टेस्टिस होते हैं साथियों, वर्ण यानी जो टेस्टिस होते हैं वो इसमें प्राथमिक जनन अंग होते हैं साथियों। नर में प्राथमिक जनन अंग वर्ण होता है साथियों। ये क्या करता है? यही होता है साथियों जो शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी नर में प्राथमिक जननांग वर्ण को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ण में क्या होता है साथियों? शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है, इसलिए वर्ण को नर में प्राथमिक जननांग माना जाता है साथियों। क्योंकि साथियों ये उदर गुहा से बाहर होते हैं साथियों। जब शिशु का
जब शिशु का परिवर्धन होता है या जब भ्रूण का निर्माण होता है तो ये 8वें महीने के अंदर, क्योंकि 9 मंथ के बाद में शिशु का जन्म होता है, तो 8वें मंथ में ये क्या होते हैं, 8वें मंथ तक तो ये उदर गुहा में होते हैं, और 8वें मंथ में साथियों ये है जो वषण है वो उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं, उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। और उदर गुहा से बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि साथियों शुक्राणु के निर्माण के लिए वषण में इनको एक निम्न तापमान मिल जाता है, क्योंकि साथियों हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये जो वषण है वो उदर गुहा से बाहर आकर वषण कोष में आ जाते हैं। और वषण कोष में क्या होता है कि शरीर का तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है साथियों। तो ये जो निषेचन के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, तो 9 मंथ के बाद में जब भ्रूण है वो विकसित अवस्था में जब जन्म होता है बालक का या बच्चे का जन्म होता है, तो 8वें महीने में ये उदर गुहा से बाहर वषण कोष में आ जाते हैं। कौन? टेस्टिस। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो साथियों। तो ये हो गए साथियों वषण है। इसके अलावा प्राथमिक जननांग कौन कौन से होते हैं? वषण है, शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी साथियों एक जोड़ी पाई जाती है। शुक्रवाहिनी कितनी पाई जाती है? शुक्रवाहिनी है जो कि एक जोड़ी पाई जाती है। ये एक जोड़ी का मतलब 2 होती है साथियों, है ना। वषण है, शुक्रवाहिनी है, इसके अलावा अधिवषण है। एक तो वषण हो गया, एक शुक्रवाहिनी हो गया, और अधिवषण ये भी क्या है? ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं साथियों। प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वषण, शुक्रवाहिनी और अधिवषण, ये नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं साथियों? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं साथियों, एक तो होती है साथियों जैसे प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो ग्रंथियां पाई जाती है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, है ना। इसके अलावा साथियों काउपर ग्रंथि, है ना, और प्रोटेस्ट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इसके अलावा शुक्राशय, और साथियों इसके अलावा शीशन। ये साथियों सहायक जनन अंग होते हैं किसमें? नर में द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग इनको कहते हैं। और प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग होते हैं वषण, शुक्रवाहिनी और अधिवषण। ये क्या करते हैं? इनमें जो वषण होता है वो इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है किसमें? शुक्राणु के निर्माण में, और ये वषण कोष में पाए जाते हैं। इसके अलावा साथियों इसके अलावा नर में 2 प्रकार की ग्रंथियां और पाई जाती है। एक तो होती है लीडिंग कोशिका, है ना, और एक तो होती है साथियों लीडिंग कोशिका। इसके अलावा एक कोशिका, इसमें जो लीडिंग कोशिका पाई जाती है उसका क्या कार्य होता है साथियों? इसमें नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना किसका कार्य होता है? लैंगिक लक्षणों का विकास करना। द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से? जैसे आवाज का भारी होना, है ना, शरीर पर बाल निकलना, ये सब लीडिंग कोशिका की द्वारा होने वाली क्रिया के लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है साथियों। ये तो इनमें क्या होता है। और इसके अलावा साथियों ये क्या करती है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। ये एंड्रोजन नर में एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है, जिसको अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है। इसके अलावा साथियों अपन बात करते हैं कि किस प्रकार है वो निषेचन की क्रिया होती है साथियों। निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है साथियों? कि नर युग्मक शुक्राणु होता है। मैंने आपको बताया कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये मिलकर क्या करते हैं साथियों? ये मिलकर क्या करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा। इनमें निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद में ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। ये युग्मनज क्या करता है? फिर हमारे जो मादा जो जनन तंत्र होता है
उसमें गर्भाशय में जाकर ये भ्रूण का निर्माण करता है साथियों। किसका निर्माण करता है? ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया होती है साथियों। तो साथियों ये तो हो गया निषेचन की क्रिया, मैंने आपको समझाया। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं मादा जननांगों की अपन बात कर लेते हैं साथियों। मादा जननांग कौन कौन से होते हैं? मादा जननांग। तो साथियों मादा जननांग में होती है एक जोड़ी अंडवाहिनी, इन अंडवाहिनी के द्वारा अंडाणु का स्त्राव होता है। तो एक तो अंडवाहिनी पाई जाती है ना, और इनके द्वारा साथियों अंडाणु का निष्कासन होता है साथियों, है ना। और एक होता है साथियों, एक जोड़ी होता है साथियों अंडाशय। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है और अंडाशय के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है साथियों। अंडाशय के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है साथियों। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है और अंडाणु का निर्माण है वो अंडाशय के द्वारा होता है। इसके अलावा साथियों जो मादा होती है उनमें गर्भाशय पाया जाता है ना। तो इस प्रकार साथियों ये है वो मादा में जननांग पाए जाते हैं। और इनमें अगर प्राथमिक जननांग की बात करें तो जो अंडाशय हैं वो प्राथमिक जननांग पाए जाते हैं महिलाओं में या मादाओं में। प्राथमिक जननांग क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं साथियों। तो इस प्रकार है वो मादाओं में और नर में जनन की क्रिया है वो प्रोसेस होती है साथियों। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया है वो सजीव में मादाओं के शरीर के अंदर होती है, और कुछ सजीव में ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें निषेचन की क्रिया है वो मादाओं के शरीर से बाहर होती है। तो जिनमें निषेचन की क्रिया मादाओं के शरीर में अंदर होती है उनको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया मादाओं के शरीर से बाहर होती है, जिन्हें बाह्य निषेचन कहा जाता है साथियों। एक तो होता है निषेचन, कौन सा होता है? एक तो आंतरिक निषेचन होता है साथियों। मैंने आपको निषेचन की क्रिया तो बताई, उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन आंतरिक निषेचन। और एक होता है साथियों बाह्य निषेचन। एक क्या होता है? एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन तो आपने देखा होगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य में कौन सा होता है साथियों? मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है ना, बिल्ली है, इन सब में क्या है? इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। क्योंकि साथियों इनमें भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? गर्भ में होता है, सीधी सी बात है। तो आंतरिक निषेचन होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर है वो भ्रूण के निर्माण की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया मादा के गर्भ में होती है, गर्भाशय में होती है। तो इस कारण इसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो जिस जीव में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जबकि जिस जीव में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है उसे साथियों बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि साथियों बाह्य निषेचन की बात करें तो जैसे मछली में निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। इसके अलावा मेंढक में भी निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। तो इनमें बाह्य निषेचन में निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर कैसे होती है समझिए साथियों। क्योंकि साथियों ये क्या है? जल में रहते हैं। मछली और मेंढक क्या है? जब जल में रहते हैं तो क्या करते हैं कि ये जल में रहकर क्या करती है, जो मादा मछलियाँ होती हैं तो वो हम अपने शरीर से कई अंडाणु है वो बाहर निकालती है, यानी जल के अंदर अंडाणु छोड़ देती है। और इन जल के ऊपर अंडाणु जो छोड़ देती है उनके ऊपर नर द्वारा शुक्राणु छोड़ा जाता है। यानी ये जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु के ऊपर नर के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं और ये शुक्राणु पुच्छ की सहायता से गति करके अंडाणु से संलयित हो जाते हैं, है ना। और संलयित होकर निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद में इनसे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है साथियों। तो क्या होता है? मादा के द्वारा जल में अंडाणु छोड़े जाते हैं और नर के द्वारा जल में शुक्राणु छोड़े जाते हैं। और इस प्रकार निषेचन की क्रिया क्या होती है? जल के अंदर होती है, मादा के गर्भाशय के अंदर नहीं हो रही, इसके कारण इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। और जिस जीव में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के आंतरिक भागों में होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जिस जीव में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाह्य वातावरण में होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं साथियों। तो इस प्रकार आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन भी आप समझ गए होंगे।
इसके अलावा साथियों जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अंडपरजक और एक होते हैं साथियों जरायु। यानी किसी जनन की क्रिया के दौरान दो प्रकार के जीव होते हैं साथियों। एक तो होते हैं साथियों अंडपरजक एक तो होते हैं अंडपरजक और दूसरे होते हैं साथियों जरायुज। कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं जरायुज। तो अंडपरजक तो वे होते हैं साथियों जो अंडे देते हैं। अंडपरजक कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं और उनके बाद में अंडे से नए जीव का विकास होता है, वो होते हैं अंडपरजक। अंडपरजक कौन से जीव होते हैं? जैसे कि साथियों जैसे मान लो मुर्गी है ना, और मुर्गी है, उसके अलावा साथियों चिड़िया है ना, और कबूतर है, जो भी अंडे देते हैं ना, है ना, जो भी अंडे देते हैं, जो जीव अंडे देते हैं, वो उन अंडों के बाद में जीव है वो बाहर निकलता है, तो वो अंडपरजक जीव होते हैं। और डायरेक्ट जो एक विकसित गुण का निर्माण करते हैं वो होते हैं जरायु जंतु। जो जंतु डायरेक्टली, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ साथियों जरायुज में से, रीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जरायुज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है जरायुज का। तो ऐसे जंतु जो डायरेक्ट ही विकसित शिशु को जन्म देते हैं तो वो जरायुज कहलाते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए साथियों आप मानव है, तो मानव जो मादा है वो डायरेक्ट है विकसित शिशु को जन्म देती है, तो इसका मतलब वो जरायु है साथियों। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, तो अंडे देने के बाद में फिर उनके बाद में एक समय के बाद में उनमें भ्रूण, वो जो शिशु है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार वो अंडपरजक होते हैं। जो अंडे देते हैं वो अंडपरजक, और जो डायरेक्ट विकसित भ्रूण का निर्माण करते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो अंडपरजक और जरायुज जंतु के बारे में भी आप समझ गए होंगे साथियों। तो ये हो गया अपना साथियों लैंगिक जनन। अब बात कर लेते हैं साथियों अलैंगिक जनन की। किसकी? अलैंगिक जनन की। साथियों अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं, कल विस्तार से और पढ़ लेंगे। फिलहाल अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इनकी सामान्य जानकारी अपन पढ़ रहे हैं साथियों। अलैंगिक जनन पाया जाता है जिसमें साथियों कि एक ही जीव, नर और मादा, उसमें दोनों भाग नहीं लेते हैं, किसी एक ही जीव के द्वारा नए जीव को विकसित करना या नए जीव को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कोई जीव है वो, उसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं ले रहे हैं, उसमें एक ही जीव होता है जो नए जीव को उत्पन्न करता है, उसमें अलैंगिक जनन होता है साथियों। जैसे कि साथियों अमीबा है, अमीबा में उसमें नर और मादा मिलकर किसी नए अमीबा का निर्माण नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक अमीबा है, अमीबा की वैसे आकृति अनिश्चित होती है, वो कैसे भी आकार ले लेती है, लेकिन मान लीजिए अमीबा है और ये अमीबा साथियों, ये अमीबा जब मान लीजिए दो टुकड़ों में टूटता है, ये दो टुकड़ों में टूटता है, इसे करके ये धीरे धीरे करके ये साथियों दो टुकड़ों में टूट जाता है। ये दो टुकड़ों में टूट जाता है और दो नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। एक ही अमीबा दो नए अमीबा के रूप में टूटकर नए जीवों का निर्माण कर लेता है। एक ही जीव, यानी इसमें अमीबा क्या करता है, इसमें होती है साथियों द्विवीय विखंडन की क्रिया। द्विवीय विखंडन की क्रिया। तो इस द्विवीय विखंडन की क्रिया में साथियों अमीबा टूटकर दो नए अमीबा बना लेता है। एक अमीबा यहाँ बना लिया और एक अमीबा यहाँ बना लिया, तो ये दो अमीबा बना लेता है, जिसे द्विवीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। तो इसमें एक अमीबा टूटकर दो अमीबा में नए अमीबा का निर्माण कर लेता है, तो ये एक अलैंगिक जनन है साथियों। अलैंगिक जनन कैसे हुआ कि इसमें एक ही जीव दो अलग अलग नए जीवों का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसमें अलैंगिक जनन है। इसमें दो नर और मादा भाग नहीं ले रहे हैं, बाकी एक ही जीव इसमें नए जीव का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा साथियों हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया है, वो भी क्या है साथियों, एक अलैंगिक जनन की क्रिया होती है साथियों। मान लीजिए साथियों कि ये कोई हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है साथियों। ये हाइड्रा का चित्र मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए हाइड्रा का चित्र बनाया है। तो इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ हाइड्रा से एक उभार निकलता है। क्या निकलता है? एक उभार निकलता है, और फिर वो उभार क्या होता है साथियों, उभार क्या होता है कि वो उभार निकलता है और वो उभार बाहर निकल के टूट के एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है साथियों।
फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है, ये इससे आगे की प्रोसेस होगी, इससे आगे की प्रोसेस ये होगी साथियों कि ये मान लीजिए हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा क्या करेगा, ये टूट कर फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, इससे अलग हो जाता है। तो ये नया हाइड्रा निर्माण कर लेता है, एक हाइड्रा से टूट के नया हाइड्रा बन गया। तो इसको कहते हैं साथियों, इस उभार को, जो ये उभार निकल रहा था, इसको बोलते हैं साथियों मुकुल। ये जो उभार निकलता है इसको कहते हैं मुकुल। और जब ये हाइड्रा इस हाइड्रा से टूटकर यहाँ पर अलग हो गया तो इस क्रिया को बोलते हैं साथियों मुकुलन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साथियों मुकुलन। यानी जब हाइड्रा में अलैंगिक जनन के द्वारा एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जाते हैं, या एक हाइड्रा एक नई हाइड्रा का निर्माण करता है, तो इसमें साथियों इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। और इस हाइड्रा में जो उभार निकलता है, इस उभार को, जो एक उभार निकल रहा है यहाँ पे, इस उभार को मुकुल कहते हैं। और इसमें जो नया जीव बनता है उसमें जो इसमें जो नया जीव बनकर ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें इसको कहते हैं साथियों हाइड्रा में मुकुलन। तो साथियों इस प्रकार है वो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है साथियों। तो साथियों ये बेसिकली जानकारी थी, सामान्य जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों कल अपन इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। और साथियों मेरा उद्देश्य ये रहता है कि एक कम समय में आपको ज़्यादा सिखाने का, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ कि आपको फिर ज़्यादा बोरिंग लगता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बट ज़्यादा लंबा हो जाता है। एक छोटी छोटी श्रृंखला के द्वारा सीखने का प्रयास है हमारा, तो उसी को अपन निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। आपके प्यार सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों इस चैनल को, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, कल इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से जानकारी पढ़ेंगे साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।